तरह से इन लोगों ने ट्रैप कर लिया। क्या ज़रूरत है, मैंने चंडी पाठ की कोई ज़रूरत मुझे नहीं लगता। वैसे तो जय माँ भवानी बोल करके डकैत भी डाका डालने चले जाते हैं। धर्म विरोधी जो इनकी अड़ान है उसको जस्टिफाई करने के लिए अब ये चंडी पाठ करे, तो किसी तरह उनको डरा धमका कर या किसी भी तरह वो तृणमूल में ले आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और इस वक्त मैं हूं पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग में। दरअसल पश्चिम बंगाल की जब राजनीति की बात होती है तो दार्जिलिंग में एक चेहरा बहुत खास है, हरका बहादुर क्षेत्री। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा छोड़ने के बाद आपने एक नया दल बनाया, जन आंदोलन पार्टी। इस बार वो विधानसभा चुनाव में नहीं है, लेकिन वो राजनीतिक परिदृश्य को बहुत करीब से समझते हैं। क्या माहौल है, किस तरह से स्थितियां बदल रही हैं, किसके पक्ष में जा रहा है और कौन नुकसान में जा रहा है, इसको बहुत करीब से वो देख रहे हैं। तो हम हरका बहादुर क्षेत्री जी से बात करेंगे, वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में। धन्यवाद। पश्चिम बंगाल का ये जो पूरा विधानसभा चुनाव हो रहा है, इसमें बताया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी इन दोनों के बीच मुकाबला है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये तो बिल्कुल सही बात है कि अभी यहाँ का जो क्षेत्रीय दल है वो तो ना के बराबर हो गए हैं। सब पर राष्ट्रीय और राज्य का दल हावी हो गया है। और फिर भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के लोकल दल को अपना लिया, सिर्फ लोकल दल को नहीं, अब तो उम्मीदवार भी कौन होगा वो भी वही लोग तय कर रहे हैं। इस तरह से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी पूरा हावी है यहाँ की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ पर जो उनके समर्थक हैं। और एक तरफ है गोरखा जनमुक्ति मोर्चा, जो 2017 के बाद विभाजित होकर मोर्चा 1 और मोर्चा 2 हो गई। तो लेकिन क्योंकि तृणमूल ने ये सीट अपने दोस्तों के लिए छोड़ दिया, तो फिर भी कुछ संकेत है कि अभी यहाँ मोर्चा के रूप में एक क्षेत्रीय दल है। तो अब मैं जिस तरह से इसको देख रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का तो वैसे अपने आप का तो कोई बेस यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ जो है दार्जिलिंग में जेएनएलएफ थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो रिज़ल्ट को कोई फ़र्क ला सके। लेकिन उसमें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी रिवोल्यूशनरी भी जुड़ गई है। तो इन दोनों की सहयोगिता से शायद दार्जिलिंग में कुछ हो, लेकिन वहाँ भी कांटे की टक्कर है कि मैंने नहीं कह सकते कि कौन जीतेगा। लेकिन जहाँ तक कर्सियंग और कालिम्पोंग का सवाल है, मुझे दिखता है कि यहाँ पर सीधा लड़ाई जो है वो मोर्चा 1 और 2 के बीच में है। अच्छा, एक सवाल, जैसा आपने ये बात कही कि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा 2 भागों में विभाजित है, विमल गुरुंग और विनय तमांग। विनय तमांग कहते हैं ममता बनर्जी के हम करीबी हैं, विमल गुरुंग कहते हैं हम। ये 2 अलग अलग लड़ाइयां हैं। क्या ममता बनर्जी ने दोनों को बांट नहीं दिया है? देखिए, ये दोनों तो 2017 से ही बट गए थे, और बटने के साथ साथ 2017 से जब जीटीए पर विनय तामांग बैठ गए, तो ये इन लोगों का डिफरेंस और भी गहरा हो गया था। अभी वही तो एक परिस्थिति है जो हम सबको उलझन में डाले हुए है कि दोनों ही राज्य सरकार के करीबी है, तो फिर दोनों एक साथ क्यों नहीं लड़ सकते। और मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। पहले ही मैंने तो प्रेस करके भी बताया कि क्योंकि मैं नहीं लड़ रहा हूँ, मेरा पार्टी इस चुनाव में भाग नहीं ले रही है, क्योंकि चुनाव के लिए जो संसाधन चाहिए उस तरह की तैयारी हमारी नहीं है, तो इस बार हम अलग रहेंगे और हम देखेंगे। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि जो दल जो एक धर्म के आधार पर चुनाव लड़ रही है, जो लोगों की समस्या से बिल्कुल अलग है और जो प्रॉब्लम है अभी देश के सामने उसको बिल्कुल ही एड्रेस नहीं कर रही है, तो लोगों की ध्यान भटकाने के लिए ये लोग धर्म, मंदिर, ये सब बातें कर रहे हैं। इससे किसी को लाभ नहीं होने वाला है। इससे धार्मिक वितृष्णा और बढ़ेगी, लोग और दूर हो जाएंगे। तो ऐसी राजनीति से अलग रहना ही बेहतर है। तो ये बात मैंने कोशिश की थी करीब 2 महीने पहले। तब तो चुनाव का घोषणा भी नहीं हुआ था और कोई उम्मीदवार की तो बात ही नहीं है। तो मैं सोच रहा था तब कि शायद ये दोनों एक साथ आ जाए, लेकिन ये नहीं हुआ। दुख की बात है
इस जगह के लिए भी दुख की बात है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ और कहीं भी अगर बीजेपी जीत गई तो यहाँ से क्षेत्रीय दल का नामो निशान मिट जाएगा। तो हम ये नहीं चाहते, क्योंकि हम जानते हैं जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो राष्ट्रीय या राज्य का दल कभी नहीं उठाती। उनकी प्रायोरिटीज़ रहती है राष्ट्रीय, वो क्षेत्रीय को नहीं समझते। और हमने तो 2009 से बीजेपी को साथ देकर भी हमने ये जान लिया, हमने सीख लिया कि ये लोग कुछ करने वाले नहीं, ये चुनाव के वक्त आएंगे और वही आश्वासन दोहराएंगे और लोग फिर उसको उस पर विश्वास करेंगे और 5 साल तक उसको अपनी ही डिसीजन को कोसते रहेंगे। तो ये अभी नहीं होना चाहिए। ये 12 साल हो गया, अब हमें प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स करना है। कौन दे सकता है और नहीं दे रहा है तो क्यों नहीं दे रहा है, ये जानना ज़रूरी है। और यहीं से क्षेत्रीय दल से कोई उम्मीदवार लोकसभा पहुंचकर अपनी बात जब तक खुद नहीं रखेगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन हरका जी, सबसे अहम बात ये है कि जब यहाँ पर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के 2 लोग हैं, विनय तमांग और बिमल गुरुंग, दोनों में तो दो फाड़ मची हुई है। वो दो, विनय तमांग से जब अभी हमारी हाल ही में बात हुई तो उन्होंने ये बात कही कि हम तो जा ही नहीं सकते बिमल गुरुंग के साथ। तो मतलब इसके बीच फिर कैसे उम्मीद की जाए कि फिर ये जो क्षेत्रीय दल हैं ये आ रहे हैं? क्षेत्रीय दल माने क्षेत्रीय दल में कौन? क्षेत्रीय दल में एक तो सीपीआरएम है, एक जेएनएलएफ है। ये दोनों तो 2017 से ही भाजपा के साथ है, लेकिन इनका प्रेजेंस, इनकी पकड़ उतनी नहीं है कि चुनाव के परिणाम पर कुछ प्रभाव पड़ सके। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो लड़ाई होनी है वो 1 और 2 के बीच ही होगी। अच्छा, एक सवाल ये कि अभी आपने ये बात कही कि बीजेपी धर्म, ये दो बातें कही, लेकिन जब अभी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की पूरी तस्वीर को अगर देखा जा रहा है 5वें चरण तक जी, तो अगर इस चुनाव को देखा जा रहा है तो आपको दिख नहीं है ये चीज़, आप भी गौर कर रहे होंगे, जय श्री राम बनाम चंडी पाठ हो रहा है कि ममता बनर्जी भी उसी रास्ते पे आ गई हैं? नहीं, उनको किसी तरह से इन लोगों ने ट्रैप कर लिया। क्या ज़रूरत है, मैंने चंडी पाठ की कोई ज़रूरत मुझे नहीं लगता। आप आस्था की अगर बात है तो हम जिस तरह से रास्ते में चुनाव के वक्त नारे के खिलाफ है, चाहे वो जय श्री राम हो या जय दुर्गा हो, वैसे तो जय माँ भवानी बोल करके डकैत भी डाका डालने चले जाते हैं। अभी जय श्री राम वैसा ही हो गया है कि मॉब लिंचिंग चल रहा है और जय श्री राम बोलकर कर रहे हैं। तो ये फंस गई उस पर, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी मुझे जो लगता है। तो अच्छा, ये जो फंस गई हैं इसकी वजह से नुकसान होने वाला है? देखिए, कुछ तो नुकसान निसंदेह होगा, क्योंकि इससे भाजपाइयों को एक ये मिल गई, एक हथियार मिल गई कि देखो अब ये अपने माने धर्म विरोधी जो इनकी अड़ान है उसको जस्टिफाई करने के लिए अब ये चंडी पाठ कर रही है। ये तो बोलेंगे ही निश्चय, लेकिन उससे हटकर अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से ममता बनर्जी ने माने 10 साल से जो काम किया है, रास्ते बने हैं, स्कूल बने हैं, यूनिवर्सिटीज़ बने हैं, हॉस्पिटल बने हैं, और माने जितने प्रोजेक्ट उन्होंने लिया, कन्याश्री बोलिए या साइकिल वितरण बोलिए या स्वस्थ साथी बोलिए, इनका लाभ तो कुछ ना कुछ तो है। कन्याश्री बोलिए, ये तो शुरू में ममता बनर्जी ने शुरू किया कन्याश्री, उसके बाद भाजपाइयों ने शुरू किया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और कितने बेटी को बचा रहे हैं ये तो हाथरस मामले से ही पता चलता है कि खुद पुलिस जिसका काम है माने एविडेंस बटोरना, वहाँ पर तो पुलिस ही माने आधी रात को उस लड़की को जला करके सबूत मिटा रहे हैं। तो अब कौन विश्वास करेगा? अगर कोई माने गंभीरता से देखता है कि क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में, तो इनकी बात पर तो कोई विश्वास नहीं करेगा। अच्छा, जब सवाल होता है महिला अपराधों की तो पश्चिम बंगाल भी अछूता नहीं है। पश्चिम बंगाल में भी ढेरों ऐसे मामले हैं जब महिला अपराध की ढेरों घटनाएं हैं। रही बात उनकी योजनाओं की, तो उस पर जब हम लोग पूरा पश्चिम बंगाल जब कवर कर रहे हैं तो उसमें लोगों के ममता बनर्जी पर, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर ढेरों आरोप हैं। आरोप ये भी है कि अम्फान चक्रवात के वक्त जो धनराशि आई उसमें खेला हुआ। उसके बाद लोग कहते हैं कि हम अपनी बात नहीं कह सकते, अगर कहेंगे तो तृणमूल कार्यकर्ता उन्हें पीटेंगे। ये ऐसे लोग हैं जो वास्तव में चुनाव नहीं जानते हैं। ठीक, तो इन पर क्या कहना है? देखिए, सबका जो कंप्लेन है वो गलत है, कहने वाला तो मैं कोई हूँ नहीं।
और वहाँ पर ज़मीनी हकीकत क्या है, क्यों लोग ऐसे कह रहे हैं, ये मैं नहीं जानता। और ये भी हो सकता है कि जो सैंपल आप लोगों ने लिया, जहाँ पर आप लोग पूछने गए पब्लिक से, वहाँ पर कुछ ऐसा ज़्यादा हुआ हो, लेकिन ये पूरी बंगाल की तस्वीर दिखाती है, ऐसा मैं नहीं मानता। अच्छा, एक सवाल ये इस बीच कि ममता बनर्जी जब योजनाओं की बात हो रही है, जब ममता के कामकाज की बात हो रही है, तो ममता बनर्जी इसी बीच नंदीग्राम विधानसभा सीट में जाती हैं। वो कहती हैं कि मुझे नहीं पता था इस सीट में सड़कों का ये हाल है। तो आप ये समझिए कि ममता बनर्जी को खुद ज़मीनी हकीकत नहीं पता है अपनी सरकार में। देखिए, ये भी हो सकता है ना, अब शुभेंदु अधिकारी काफ़ी उनके करीबी थे। अब कुछ कुछ अपने माने हर पार्टी में होता है, कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन पर पूरा विश्वास किया जा सकता है, माने आंख बंद करके ऐसे विश्वास किया होगा, और शुभेंदु अधिकारी ने वो काम नहीं किया होगा, ये भी तो हो सकता है। तो ऐसे कितने विधायक हैं जिन्होंने ममता बनर्जी का जो ज़मीनी पकड़ थी वो कमज़ोर कर दिया, ये भी तो ममता बनर्जी को नहीं पता। मतलब नहीं नहीं, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन जितने लोग ममता को छोड़ करके गए, वो लोग इलेक्शन जीतने के तुरंत 1 साल बाद अगर जाते तो मैं मान सकता था कि हाँ कुछ ऐसा हुआ है। अब इलेक्शन आ रहा है, सामने दरवाजे पर खड़ा है, एक हवा सी हो गई है कि हाँ बीजेपी और सारे पूरे कैबिनेट सेंट्रल गवर्नमेंट के बंगाल पर अड़ी हुई है। तो ये लोग ने क्या जनता का बात सोच करके पार्टी चेंज किया, या अपना ही कैरियर सोच करके पार्टी चेंज किया कि मैं इधर से अगर खड़ा होता हूँ तो 10 साल का तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी होता है, तो कहीं ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर मुझको ना ले डूबे बोलकर सारा दोष दूसरे के सर मढ़कर खुद मने पवित्र होकर गंगा नहा करके चले गए, ऐसा भी तो हो सकता है। अच्छा, ये चीज़ बताइए कि जैसे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को आप बहुत करीब से देख रहे हैं, क्योंकि आप राजनीति में बहुत लंबे दौर से सक्रिय हैं, क्या आपको लग रहा है जब अगर ये कांटे का मुकाबला है तो क्या जीत के बाद टीएमसी और कमज़ोर हो सकती है अगर बीजेपी पावरफुल हुई तो? क्योंकि ऐसे लोग तो बहुत सारे होंगे। हाँ, मुझे लगता है बीजेपी अगर और पावरफुल हुई तो टीएमसी और पावरफुल होगा। इसलिए होगा कि जो गलती हुआ है वो गलती अब सुधारने का वक्त मिलेगा ममता बनर्जी को, और जिन पर भरोसा करके पूरी माने जिम्मेदारी छोड़ दी थी, शायद अब हर जगह पर वो खुद पहुंचेगी या ऐसी कोई सिस्टम बनाएगी जिस सिस्टम के चलते माने थोड़ा सुधार आएगा व्यवस्था में। अब मुझे लगता है अगर सेकंड टाइम जब 2016 में जब वे दोबारा चुनकर आई, उसके बाद कुछ कुछ गलत तो तृणमूल के पक्ष से भी हुआ है, क्योंकि जहाँ पर वामपंथी लोग थे, कांग्रेस के लोग थे, वहाँ पर उनको वहाँ के लोकल लीडर्स ने खरीद फरोख्त करके या किसी तरह अपने दल में शामिल कर लिया, और लेफ्ट फ्रंट भी कमज़ोर पड़ गई, कांग्रेस भी कमज़ोर पड़ गया। और अभी नौबत ये है कि पूरी अटैक जो भाजपा कर रही है, एक ममता बनर्जी पर कर रही है। अगर वामपंथियों को भी उसी तरह काम करने दिया होता, कांग्रेस को उसी तरह काम करने दिया होता, जैसे मुझे मालूम है कि अधीर रंजन चौधरी की जो बरहमपुर है मुर्शिदाबाद, वहाँ पर शायद 2 नगर पालिका कांग्रेस के पक्ष में थी, तो किसी तरह उनको डरा धमका कर या किसी भी तरह हो तृणमूल में ले आए। मतलब डरा धमका रहे थे, माने हो सकता है या माने लोभ दिखाकर कुछ भी हो सकता है। तो अब क्या हुआ कि वो कहते हैं ना, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम हैं तो फिर क्या हम हैं। तो डेमोक्रेसी में अगर एक पावरफुल अपोजिशन स्टेट में रहता तो अपोजिशन भी भाजपाइयों के खिलाफ लड़ता। अभी अकेले वो लड़ाई ममता को लड़ना पड़ रहा है। ये कुछ गलतियां तो हुई है, और मुझे लगता है ममता बनर्जी तो एक स्ट्रीट फाइटर है, तो वो इससे जरूर बहुत जल्द सीखेंगी, और दोबारा जब सत्ता में आएंगी तो वो दोबारा नहीं दोहराएंगी, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल अब कि जब बात होती है ममता बनर्जी की, इस बीच कई नेता जो तृणमूल कांग्रेस से अब बीजेपी में जा चुके हैं, वो ये कहते हैं कि ममता बनर्जी अपनी सीट अभिषेक बनर्जी को ट्रांसफ़र कर रही हैं, और जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं इस बात से वो नाराज़ थी। दूसरा नाम लेते हैं प्रशांत किशोर का, तो प्रशांत किशोर का जब नाम लिया जाता है तो उनमें नाराज़गी दिखती है, जो लोग टीएमसी से बीजेपी में शामिल हो गए। तो कहीं ना कहीं लग नहीं रहा है कि ममता ने जो जल्दबाजी कर दी अभिषेक बनर्जी को ऊपर लाने के लिए? देखिए, इस पर तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि वो उनकी
पार्टी की बात है, और अगर अभिषेक बैनर्जी से कुछ इन लोगों का कंप्लेन है तो वो जायज़ है कि नहीं है, वो जांचने का भी मेरे पास कोई तकनीक नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा। लेकिन जहाँ तक प्रशांत किशोर की बात है, वो तो एक सेफोलॉजिस्ट हैं, वो रणनीतिकार हैं, वो रणनीति बनाएंगे, और अगर उनको वो जिम्मेदारी दी गई है तो उस हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। अब वो भी माने ऐसा रणनीति तो नहीं बनाएंगे कि किस तरह से तृणमूल को हराया जाए, ये तो बिल्कुल नहीं करेंगे, वो तो जिताना ही चाहेंगे। तो इसमें सीनियर पॉलिटिशियंस को कुछ ऐसा लग भी सकता है कि हम यहाँ पर हैं, इतने सालों से राजनीति कर रहे हैं, 6 बार 7 बार 8 बार विधानसभा में चुन कर गए हैं, इसके बावजूद ये नया लड़का है, वो इस जगह को नहीं जानता, ऐसा होता है ना। लेकिन वो ये नहीं समझते कि कुछ लोग स्पेशलिस्ट होते हैं और उनका काम ही ये होता है। वो हुआ था नहीं 1977 में जब मोरारजी देसाई जीत कर आए, इसके बाद इमरजेंसी के बाद, तो उन्होंने पहला काम क्या किया कि एटॉमिक एनर्जी रिसर्च का जो चेयरमैन थे डॉक्टर राजा रमन्ना, उनको हटा दिया और एच.एन. सेठना बोलकर एक नया आदमी जो संघ के मत से जो सहमत थे उनको रख लिया। तो दोबारा जब फिर 2-2.5 साल बाद फिर चुनाव हुआ तो फिर कांग्रेस सत्ता में आई, तो फिर राजा रमन्ना को ही बैक लाया इंदिरा गांधी ने। तब राजा रमन्ना ने एक इंटरव्यू में कहा था, मुझे अभी तक मालूम है, कि मोरारजी देसाई ने मुझे वहाँ से क्यों हटाया, क्योंकि जिस साल मैं पैदा हुआ उस साल वो बीएससी पास कर चुके थे, तो उनको लगता था कि वो ज़्यादा जानते हैं साइंस में, इसीलिए मुझे वहाँ से हटाया गया। तो ऐसे ही नौबत शायद यहाँ पर भी हुई होगी कि हम यहाँ पर हैं, हमारा एक्सपीरियंस है, अनुभव है। अरे आपका अनुभव है तो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में अनुभव है, वहीं तक लिमिटेड हैं आप। लेकिन ये जो आ रहा है, ये पूरा स्टडी करके, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी स्टडी करके, उसका काम ही वो देखना है। तो वो कहाँ खामियां है, क्या करना चाहिए, वही सब तो देखेगा वो, उसी के लिए उसको पैसा मिल रहा है। तो ऐसा ही कुछ हुआ होगा। लेकिन मैंने सेड एंड डन, ये सब कहने के बाद भी एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि मार्जिन कितना भी हो, मुझे तो लगता है दीदी ही आएगी, और इस बार दीदी आई तो डे 1 से उनको इन सुधारों पर काम करना पड़ेगा, और शायद करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ थे हरका बहादुर क्षेत्री जी, और इन सब के बीच सबसे अहम बात ये है कि प्रशांत किशोर का अभी एक ऑडियो भी वायरल हुआ था, जिसके बाद फिर से सवाल उठने लगे थे। लेकिन हरका जी ने बताया कि किस तरह से ज़मीनी हालात हैं। उन्होंने बताया कि ममता बनर्जी क्यों मजबूत हैं, तृणमूल कांग्रेस क्यों आगे बढ़ रही है। खैर, आगे बढ़ रही है या उसके कदम छोटे हैं, ये सारी चीज़ें और ये सारी हकीकत 2 मई को जो नतीजे आएंगे उसके साथ ही स्पष्ट हो जाएगी। तब तक के लिए जुड़े रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।